अब तक मैंने साइको पास का सीजन 1 और सीजन 2 एक्सप्लेन किया है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका सीजन 3 भी एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन उसे एक्सप्लेन करने से पहले इसके 3 एक्स्ट्रा एपिसोड्स हैं जिसे तुम मूवीज बोल सकते हो, क्योंकि ये 1 घंटे जितने लंबे हैं, तो जिन्हें एक्सप्लेन करने के बाद ही जाकर के सीजन 3 हमें समझ में आएगा। तो उसी चीज को करते हुए ये है साइको पास की पहली मूवी, और फिर इसके बाद हम बाकी की 2 मूवीज को एक्सप्लेन करते हुए सीजन 3 तक पहुंचेंगे। और इससे पहले अगर तुम किसी और एनिमे का सजेशन देना चाहो तो तुम कमेंट कर सकते हो। तो इसी बात पे शुरू करते हैं ये एपिसोड। तो सभी डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दो और अपने दिमाग के फाटक को खोल लो, क्योंकि शुरू होने वाला है ये एनिमे। सब्सक्राइब कीजिए एनिमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक गाड़ी बहुत तेजी से हाईवे पर घूम रही होती है, और स्कैनर से स्कैन करने पर यह पता चलता है कि जो भी उसके अंदर बैठा हुआ है उसका साइको पास बहुत ही ज्यादा हाई है। और ये देख करके पुलिस के ड्रोन्स उसका पीछा करने लग जाते हैं। और फिर इस चीज की रिपोर्ट अकाने और मीका के पास पहुंचती है। और फिर मीका को ये देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि रात में, यानी उसके शिफ्ट के जस्ट एंड होने से कुछ समय पहले ही ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो यानी अब उसे ओवर टाइम करते हुए जा करके उस आदमी को पकड़ना होगा। और साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि ये गाड़ी सीधे पुलिस हेडक्वार्टर की ही तरफ बढ़ रही है। यानी ये ऐसा है जैसे कोई एक चूहा चूहेदानी की तरफ अपने आप बढ़ रहा हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मीका और गिनोजा उस रास्ते पर बैरिकेडिंग कर देते हैं, और जैसे ही वो गाड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है, इतने में ही मीका माइक्रोफोन में चिल्लाते हुए बोलती है कि हम पुलिस वाले हैं, तो रुक जाओ। लेकिन वो गाड़ी रुकती नहीं है और सीधे बैरिकेड को ठोक देती है। और बैरिकेड के बाद नंबर आने वाला होता है मीका का, लेकिन गिनोजा उसे बचा लेता है और वो गाड़ी लुढ़कते हुए रोड के किनारे पर जाकर के रुक जाती है। और फिर उसके बाद वो तीनों, हाँ वहाँ पर यायोई भी होती है, इसलिए मैं 3 बोल रहा हूँ, तो वो तीनों मिलकर के उस गाड़ी को घेर लेते हैं। और हम देखते हैं कि एक लड़की उस गाड़ी में से निकलती है और वो घबराते हुए बोलती है कि वो सरेंडर कर रही है। और जब मीका उसके ऊपर एम करती है तो उसका क्राइम कोएफिशिएंट 217 होता है। और जरा तुम इस नए साइको पास स्कैन करने के यूआई को देखो, यानी यूजर इंटरफेस, अगर तुम टेक्निकल भाषा नहीं जानते हो तो। ये बाकी 2 सीजन से पूरी तरीके से अलग है, और ये चीज ये दिखा रहा है कि किस तरीके से सीजन 2 के बाद सिविल सिस्टम ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, या फिर ये उनका कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। खैर, तो हम देखते हैं कि वो लड़की सरेंडर कर देती है और वो पुलिस से बोलती है कि मेरी मदद करो। और ये बोलकर वो उन्हें कुछ मेमोरी क्यूब्स दिखाती है, और ये मेमोरी क्यूब्स एक तरीके से मेमोरी कार्ड की तरह होते हैं जिसमें वीडियो फुटेजेस स्टोर होते हैं। और जब वो मेमोरी क्यूब उन ऑफिसर्स को दिखा ही रही होती है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ कांप रहे होते हैं, और उन कांपते हुए हाथों से वो मेमोरी क्यूब जमीन पर गिर जाते हैं और वो टूट जाते हैं। और ये देख करके वो लड़की बहुत ही तेजी से चिल्लाती है और रोने लग जाती है, और फिर तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर तुम ये एनीमे पहली बार देख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए मुझे इन सभी कैरेक्टर्स के नामों को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो अभी तुमने जिन 3 लोगों को देखा वो मेन कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले है ये इंस्पेक्टर जिसका नाम है मीका, और फिर उसके बाद ये इन्फोर्सर गिनोजा, और फिर उसके बाद ये इन्फोर्सर यायोई। और आखिर इंस्पेक्टर और इन्फोर्सर्स क्या होते हैं ये मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये एक ऐसा वर्ल्ड है जो कि फ्यूचरिस्टिक है, और इसमें एक मशीन है जो किसी भी क्राइम को होने से पहले प्रिडिक्ट कर देती है, और ये ऐसा करती है किसी भी पर्सन के साइको पास को स्कैन करके। तो साइको पास एक तरीके की रीडिंग होती है, और अगर साइको पास 100 से नीचे है तो तुम नॉर्मल हो, अगर 100 से लेकर के 200 के बीच में है या फिर 199 तक है तो तुम्हारे ऊपर इन्फोर्समेंट मोड एक्टिवेट किया जाएगा, जो कि होगा पैरालाइजर मोड, यानी कि तुम्हारे ऊपर गोली चलेगी और तुम पैरालाइज हो जाओगे। और फिर उसके बाद तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया जाएगा तुम्हारे साइको पास को दोबारा से 100 के नीचे करने के लिए। और अगर दोस्त तुम्हारा साइको पास 200 से ऊपर हुआ तो भगवान ही तुम्हारी रक्षा करे, क्योंकि फिर उसके बाद एक्टिवेट होता है लीथल एलिमिनेटर मोड। और जैसे ही वो मोड तुम्हारे ऊपर शूट होता है तुम्हारी बॉडी किसी गुब्बारे की तरह फट जाती है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंस्पेक्टर और इन्फोर्सर्स के बीच में क्या अंतर होता है। तो इंस्पेक्टर्स वो होते हैं जिनका साइको पास बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होता है, लेकिन इन्फोर्सर्स वो होते हैं जो कि एक लेटेंट क्रिमिनल बन चुके होते हैं और जिनका साइको पास कभी भी नॉर्मल हो ही नहीं सकता होता है, यानी उनके ऊपर किसी भी तरीके की मेडिसिन, काउंसलिंग या टोना टोट का काम ही नहीं कर सकती है। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि क्यों न तुम सरकार के साथ मिल करके खतरनाक लोगों को पकड़ो। और गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका साइको पास नॉर्मल रह सके
और जितने भी गंदे काम है या फिर कह सकते हैं कि थोड़े से साइकोपास को हिलाने वाले काम है वो ये इन्फोर्सर्स कर सके, क्योंकि इनका साइकोपास तो पहले से ही हिला हुआ है। तो अगर तुम इस एनिमे के साथ और भी दिल से कनेक्ट होना चाहते हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा कि तुम्हें जा करके सबसे पहले इस एनिमे का सीजन 1 देखना चाहिए और फिर उसके बाद सीजन 2 जो कि तुम्हें इसी चैनल पर मिल जाएगा, और फिर तब जा करके तुम इस मूवी पर आओ, तब जा करके तुम्हारे दिल के तार इस एनिमे के साथ कनेक्ट होंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो और डायरेक्ट ये एनिमे देख रहे हो तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी चॉइस है दोस्त। तो खैर इसी बात पर कंटिन्यू करते हैं ये एनिमे। और फिर जब वो लड़की बेहोश हो जाती है तो उसके बाद मीका उसे हेडक्वार्टर में लेकर के आती है और फिर उसके बाद वो शियोन को उन मेमोरी क्यूब्स को देती है और बोलती है कि क्या इससे कुछ पता लग सकता है, जिस पर शियोन बोलती है कि ये मेमोरी क्यूब सब खराब हो चुके हैं तो हम इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और फिर जब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर इस एनिमे की मेन प्रोटैगनिस्ट अकाने सुमोरी आती है और फिर वो उनसे पूछती है कि क्या खबर है दोस्तों, जिस पर मीका उसे बताती है कि इस लड़की का नाम है इजुमी यासुका जो कि 27 साल की है और ये एक साइकोलॉजिकल काउंसलर थी। और फिर ये सुनकर के अकाने बोलती है कि एक साइकेट्रिस्ट का ही दिमाग पागल हो गया, ये कैसे हो सकता है, जिस पर शियोन बताती है कि किस तरीके से उसकी बॉडी में ड्रग्स पाए गए हैं जिसने उसके ब्रेन को नम कर दिया है और इसी कारण से उसका साइकोपास इतना ज्यादा हाई हुआ है। और जब वो तीनों इस केस को डिस्कस कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें चीफ का कॉल आता है और वो उन्हें अपने कमरे में बुलाती है। और पुराने लोगों को तो ये पता ही होगा, लेकिन अगर तुम नए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये चीफ असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है और ये रोबोट एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस है और 100 से ज्यादा लोगों के ब्रेन्स को मिला करके इसे बनाया गया है। और वो 100 लोग भी कोई आम लोग नहीं थे बल्कि खूंखार क्रिमिनल्स थे और इस दुनिया में वो 100 खूंखार क्रिमिनल्स ही पूरी सोसाइटी को चला रहे हैं। तो अगर तुम्हें ये सुन करके शौक लगा है तो पहला सीजन देख करके तो तुम हिल ही जाओगे दोस्त। तो खैर वीडियो कंटिन्यू करते हैं और अब मैं तुम लोगों को और सीजन 1 देखने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, बस इतना ही था। और जरा तुम अब सिविल सिस्टम के लेआउट को देखो, ये कितना बेकार हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी कॉन्ट्रा के गेम में आ चुका हूँ। और अगर तुम इसे कंपेयर करो सीजन 1 और सीजन 2 के लेआउट से तो बाकी 2 सीजन के लेआउट्स कितने ज्यादा अच्छे लग रहे थे और देख करके लग रहा था कि कोई ऑफिस में घुसा है, लेकिन ये जगह देख करके ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर टोना टोटका और काला जादू होता हो। लेकिन खैर हमें क्या, हमें तो बस एनीमे देखने से मतलब है। और वहाँ पहुँचने के बाद चीफ कासे उन्हें बताती है कि हमारी उस फैसिलिटी वाले लोगों से बात हो चुकी है जहाँ पर इजुमी काम करती है और हमें इजुमी को उन्हें वापस देना है। और ये सुनकर के अकाने पूछती है कि क्या आप चाहती हैं कि हम आओमोरी जो कि टोक्यो से बहुत ही ज्यादा दूर है वहाँ पर इसे वापस भेज दें। और फिर ये सुनकर के चीफ कासे उन्हें बताती है कि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी और मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसमें वो जगह यानी आओमोरी एक स्पेशल जोन है जहाँ पर कोई भी बिना अथॉरिटी के हाथ नहीं मार सकता है और यहाँ तक कि पुलिस वाले लोग भी। और फिर ये सुन करके अकाने बोलती है कि अगर ऐसा है तो हम उसे दे देंगे, लेकिन हम वहाँ जाकर के वहाँ की सिक्योरिटी की भी जांच करेंगे कि आखिर इतनी खतरनाक लेटेंट क्रिमिनल वहाँ से निकल के कैसे आ गई। और फिर उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और फिर अकाने मीका को बोलते हैं कि तुम जाकर के ये केस डिस्कस करो। और ये सुन करके मीका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मीका अपने आप को प्रूव करवाना चाहती है कि किस तरीके से वो बिना अकाने की मदद के भी सारे केसेस को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकती है। तो जब ये अपॉर्चुनिटी मीका को मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अकाने उसे समझाती है कि वो वहाँ नहीं जा सकती है क्योंकि वो एक सीनियर इंस्पेक्टर है। तो अगर वो वहाँ पर गई तो फैसिलिटी के लोग उसके ऊपर गिद्ध की तरह नजर रखेंगे तो वो वैसे ही कुछ पता नहीं लगा पाएगी। और फिर वो आगे और बताती है कि किस तरीके से उसे भी डाउट है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि ऑफिशियल लोग बस एक लेटेंट क्रिमिनल को वापस लेने के लिए इतना दबाव क्यों बना रहे हैं। और फिर अकाने आगे मीका से बोलती है कि वो यहीं पर रुक करके सब कारणों का पता लगाएगी और मीका वहाँ जाकर के इन्वेस्टिगेट करेगी। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मीका इजुमी को लेकर के चॉपर में बैठ जाती है और वो आओमोरी फैसिलिटी की तरफ निकलने लगते हैं और मीका के साथ जाते हैं गिनोजा और यायोई और फिर वो प्लेन में बैठ करके निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो जिस जगह जा रहे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। और फिर यायोई बताती है कि किस तरीके से जिस जगह पर हम जा रहे हैं वो जगह बाकी रिहेबिलिटेशन सेंटर से अलग है क्योंकि इसे डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी वाले और इसे सेंचुरी कहा जाता है। और यहाँ पर वो लेटेंट क्रिमिनल्स से जमीन के अंदर से मिनरल्स निकलवाते हैं और उन मिनरल्स से ड्रोन्स के लिए चिप्स बनाए जाते हैं। और फिर हमें आगे पता चलता है कि वहाँ पर लेटेंट क्रिमिनल्स एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और बाकी फैसिलिटीज में उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है। तो ये तो एक तरीके से लेटेंट क्रिमिनल्स के लिए स्वर्ग हुआ। लेकिन फिर ये सुनकर के गिनोजा सवाल उठाता है तो आखिर इजुमी ऐसे स्वर्ग से भाग करके क्यों आई। और फिर जब वो यही चर्चा करते हुए
वीडियोस और फोटोज को देख रहे होते हैं, तभी वो सब एक फोटो पर आते हैं और उस फोटो को देख करके इजुमी बहुत ही ज्यादा पागलों वाली हरकतें करने लगती है और एक तरीके से बेकाबू हो जाती है। और ये देख करके गिनोजा और यायोई उसे शांत कराते हैं और वो उन दोनों से चिल्ला करके हेल्प हेल्प बोल रही होती है। और हम यहाँ पर एक स्पेशल चीज और देखते हैं कि इजुमी ढंग से बात भी नहीं कर पा रही होती है, यानी कि उसे सेंटेंसेस को जोड़ करके बोलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और हो सकता है कि ये इसीलिए हो रहा हो क्योंकि उसने वो ड्रग लिया था जिसने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था। और फिर उसके बाद वो सभी उस ठंडे वातावरण में लैंड करते हैं जहाँ पर फैसिलिटी के लोग इजुमी और उन सभी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो अब मैं तुम सभी को एक एक करके इस फैसिलिटी में काम करने वाले लोगों के नाम बताता हूँ। तो सबसे पहले है यहाँ की हेड डायरेक्टर जिसका नाम है क्योका कुर्यू, और फिर उसके बाद ये लीड डॉक्टर टाडाओ मियाजाकी, और फिर उसके बाद ये लंबी दाढ़ी के साथ खतरनाक जानवर जैसा दिखने वाला हेड सिक्योरिटी रिको कारासुमा, और फिर उसके बाद ये मेडिकल असिस्टेंट ओमी टाकेया। और फिर उसके बाद मीका जब इजुमी को लेकर के क्योका के पास आती है तो क्योका उसे देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि किस तरीके से वो माफी चाहती है कि उसकी गलती के कारण पुलिस वालों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। और फिर मीका बोलती है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें इसके मेंटल कंडीशन के बारे में पता है कि ये ड्रग्स लेती है? जिस पर क्योका बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं तो हर एक पर्सन पर नजर रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें पता चल गया है कि ये ड्रग्स लेती है तो हम इस पे नजर रखेंगे। और ये बोल करके क्योका कारासुमा को इजुमी के पास भेजती है और उसके शरीर और हाव भाव को देख करके गिनोजा थोड़ा सा सस्पिशियस फील करता है और वो उसके सामने आ जाता है। और ये देख करके कारासुमा बोलता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है इन्फोर्सर, यानी वो इन्फोर्सर बोल करके ये बोल रहा है कि दोस्त तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है मुझे रोकने की। और फिर मीका क्योका से बोलती है हमें अपनी फैसिलिटी का टूर नहीं दोगे? जिस पर क्योका मान जाती है और वो सभी फैसिलिटी में नीचे की तरफ जाने लगते हैं। और फिर उसके बाद जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो कारासुमा गिनोजा को बताता है कि किस तरीके से वो यहाँ का सिक्योरिटी हेड है, लेकिन साथ ही साथ वो एक लेटेंट क्रिमिनल भी है क्योंकि उसने पहले के टाइम पे कुछ हरकतें कर दी थी जिस कारण से उसे यहाँ पर धर लिया गया था। और फिर वो आगे बोलता है कि तुम और मैं एक ही है दोस्त, यानी हम दोनों ही लेटेंट क्रिमिनल्स हैं। और फिर वो आगे मीका की तरफ देखते हुए गिनोजा से बोलता है कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि एक स्कूल जाने वाली छोटी सी बच्ची तुम्हें ऑर्डर दे रही है? और ये सुनकर के गिनोजा इस बात पर ध्यान नहीं देता। और फिर उसके बाद नीचे आकर के क्योका उन सभी को टूर देने लगती है और वो आगे बताती है कि किस तरीके से ये लेटेंट क्रिमिनल्स यहाँ पर लेबर का भी काम करते हैं जो कि इनके साइकोपास को रिकवर करने में एक तरीके से मदद करती है। और यहाँ पर ये भाईचारे और एकता के साथ रहते हैं। और वो आगे बोलती है कि यहाँ पर हम हर इंडिविजुअल पर बहुत ही अच्छी तरीके से नजर रखते हैं। और ये सुनकर के मीका बोलती है कि एक लड़की तो निकल के आ गई, कहाँ है तुम्हारी अच्छी नजर? जिस पर क्योका बोलती है कि हमारा मेथड थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है तो हम हर चीज की जानकारी तुम्हें नहीं दे सकते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मीका वहाँ के सभी लेटेंट क्रिमिनल्स से इजुमी के बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो कैसी लड़की है और उसकी हरकतें क्या क्या है, और जिस पर वो सभी कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर देते नहीं है। और फिर उसके बाद जब मीका को कुछ भी पता नहीं चलता है तो वो क्योका से बोलती है कि यहाँ पर हर कोई बहुत ही ज्यादा बिजी है और कुछ ढंग से आंसर कर ही नहीं रहा है, तो हम माइन के अंदर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। और जब वो ये बोल रही होती है तो हम उसके आसपास की सराउंडिंग्स को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लेटेंट क्रिमिनल्स या फिर कह सकते हैं वर्कर्स एक तरीके का सूट पहन करके माइन के अंदर जा रहे होते हैं। और फिर मीका की ये रिक्वेस्ट सुन करके क्योका बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम यहाँ की रेजिडेंस नहीं हो। और फिर वो आगे बोलती है कि वो कारासुमा को जल्द ही उनके पास भेज देगी, उन्हें यहाँ से बहुत ही अच्छे से प्यार से बाहर निकालने के लिए। और ये बोल करके क्योका वहाँ से चली जाती है और मीका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गिनोजा से बोलती है कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो वो अपना डोमिनेटर निकालेगी और एक एक करके सबके ऊपर तानेगी और जिसका भी क्राइम कोफिशिएंट ज्यादा निकला वो उसे दबोच लेगी और मजबूर करेगी आंसर देने के लिए। और ये बोलते हुए वो बहुत ही शैतानी सी हंसी हंसती है जिसे देख करके गिनोजा बोलता है कि शांत हो जाओ, हमने कल रात इजुमी को पकड़ा था और कुछ ही घंटों बाद हम उसे यहाँ पर वापस छोड़ने आए हैं, तो अगर उनके पास इतनी पावर है तो मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे कुछ पता लगवा भी पाओगी। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियोन अकाने को बताती है कि जिस गाड़ी में इजुमी आई थी असल में वो गाड़ी एक आदमी की है जिसका नाम है अटारू टाकाटा, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है। और मजे की बात तो ये है कि पीएसबी का यानी पुलिस हेडक्वार्टर का लोकेशन उसी ने सेट किया होगा। और फिर ये सुनने के बाद अकाने अटारू के पास बातचीत करने के लिए निकल जाती है। और फिर जब अकाने वहाँ जा रही होती है तो शियोन उसे बताती है कि किस तरीके
तरीके से वो उसके यहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, लेकिन वहाँ से सारी फुटेज साफ हो चुकी होती है। तो ये देख करके शियोन उसे बोलती है कि थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और अगर तुम सोच रहे हो कि अकाने के साथ ये नया इन्फोर्सर कौन है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने सीजन 2 देखा है तो तुम्हें पता होगा कि ये वही इन्फोर्सर है जिसने उस ड्रोन वाली फैक्ट्री में अकाने को ये प्लान बताया था कि सभी ड्रोन्स एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हैं, और फिर इसी ने ही मशीन गन निकाल के उन सभी ड्रोन्स को तबाह किया था, और इसका नाम है टेपेई सोगो। और फिर उसके बाद जब वो अटारू के घर में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, और वो देखते हैं कि पूरी जगह बहुत ही ज्यादा साफ होती है। और फिर जब अकाने सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो उसमें भी उसे कुछ नहीं मिलता। तो वो दोनों दो थ्योरी बनाते हैं कि या तो ये हो सकता है कि अटारू सब कुछ साफ करके भाग चुका है, या फिर अटारू को अगवा कर लिया गया है। और अगर दूसरा वाला केस है तो ये बहुत ही खराब मामला होने वाला है। और फिर जब वो ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं, इतने में ही अकाने को शो का कॉल आता है, जिसमें वो बताता है कि किस तरीके से जब उसने रिसर्च किया तो उसे पता लगा कि अटारू एक तरीके का ड्रग बनाता था, और वो जितने भी ड्रग बनाता था वो सभी ड्रग सिर्फ और सिर्फ इजुमी के क्लाइंट्स के पास ही जाया करते थे। और फिर बाद में अब ना जाने किस तरीके से इजुमी भी पगला चुकी है। और जैसे ही शो ये बोल करके कॉल काटता है, इतने में ही उसे शियोन का कॉल आता है, जिसमें वो बताती है कि किस तरीके से फैसिलिटी के लोगों ने यायोई को पकड़ लिया है, क्योंकि वो लेटेंट क्रिमिनल्स को भागने में उनकी मदद कर रही थी। और फिर उसके बाद सीन यहाँ फैसिलिटी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर टडाओ और ओमेई ने यायोई को एक कमरे में बंद कर दिया होता है। और फिर जब ये मीका देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो क्योका से बोलती है कि तुमने हमारे इन्फोर्सर को पकड़ लिया। और ये सुन करके कारामासु बोलता है क्योंकि इसने हमें एक रीजन दिया है। और फिर मामला थोड़ा सा गंभीर होने लगता है। और फिर ये देख करके क्योका कारामासु से बोलते हैं कि शांत हो जाओ, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसने इजुमी की भागने में मदद की है। और फिर यायोई उन दोनों से बोलती है कि तुम्हारे पास इसका उल्टा सबूत है, तुम लोगों ने मुझे सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए बुलाया और यहाँ पर पकड़ लिया। और फिर ये सुन करके कारामासु बोलता है कि लेटेंट क्रिमिनल झूठ बोलने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और फिर मीका गुस्से में उन दोनों से बोलती है कि मेरे इन्फोर्सर को अभी छोड़ो। और जिस पर क्योका बहुत ही शांति से बोलती है कि हम इजुमी को पकड़ने के लिए एक सर्च पार्टी निकालेंगे, और जैसे ही इजुमी मिल जाएगी हम यायोई को छोड़ देंगे। और फिर यायोई बहुत ही चतुराई से बिना कुछ बोले न जाने किसी सिस्टम के थ्रू मीका के ईयरपीस में उसे ये बताती है कि सारे सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए गए हैं और सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा लूज है। और ये देख करके ऐसा लग रहा है कि इन्हीं ही लोगों ने इजुमी को भगा दिया है। और फिर ये सुनने के बाद मीका अपना डोमिनेटर निकालती है और इजुमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और वहाँ से जाते हुए वो क्योका से बोलती है कि अगर इजुमी ने सच में कुछ गड़बड़ की है तो उसका साइकोपाथ का लेवल बहुत ही ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। और तुम लोगों की भले ही यहाँ पर चलती हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तुम लोग भी हमें नहीं रोक सकते हो। और ये बोल करके वो गिनोजा के साथ वहाँ से निकल जाती है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्किंग लॉट में गाड़ी के अंदर बैठते हुए गिनोजा मीका से बोलता है कि इन लोगों की इतनी भी बड़ी बातचीत नहीं है, क्योंकि अगर होती तो ये लोग हमें कब का हमें यहाँ से भगा चुके होते। और फिर वो आगे बोलता है कि लेकिन तुमने वहाँ यायोई को इनके भरोसे छोड़ दिया, तो क्या ये ठीक है? और जब वो ऐसा क्वेश्चन कर ही रहा होता है तभी मीका को यायोई का कॉल आता है, जिसमें वो बोलती है कि किस तरीके से उसने वहाँ के सिस्टम को हैक कर लिया है। तो अब हमें यहाँ जाकर के मीका का पूरा प्लान समझ में आता है कि उसने यायोई को वहाँ पर जानबूझ करके छोड़ा है। और यायोई सिस्टम को हैक करने के बाद उन्हें इजुमी के ट्रेसेस बताती है कि वो किस डायरेक्शन में गई है। और ये पता लगने के बाद वो दोनों ही इजुमी को ढूंढने के लिए उस डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। और फिर गाड़ी के अंदर चलते हुए जब गिनोजा इजुमी के ट्रेसेस को एनालाइज करता है तो वो एक फोटो पे आकर के रुक जाता है, और ये वही फोटो होती है जिसे देख करके इजुमी बौखला गई थी। तो अब गिनोजा बोलता है कि शायद मुझे पता है कि इजुमी कहाँ पर होगी। और फिर ये बोलने के बाद वो दोनों उसी जगह पर जाकर के रुकते हैं जहाँ की वो फोटो होती है। और जब वो उस जगह के अंदर जाकर छानबीन करते हैं तो वो देखते हैं कि इजुमी छोटे बच्चे के साथ, जिसकी उम्र 5 साल की है, उसके साथ बैठी हुई होती है। और फिर उसे स्कैन करने के बाद यायोई ये बताती है कि इसका नाम है टाकेया कुकुरी और ये एक लेटेंट क्रिमिनल का बच्चा है। तो असल में कहानी ये थी कि जब इसकी माँ को लेटेंट क्रिमिनल घोषित कर दिया गया और उसके बाद जब यहाँ पर लाया गया तो फैसिलिटी के लोगों को ये पता चला कि ये तो प्रेग्नेंट है। और फिर उसके बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक लेटेंट क्रिमिनल बच्चे को तो नहीं पाल सकती है, तो फिर उसकी कस्टडी मिली इजुमी को। और फिर जब वो दोनों यानी मीका और गिनोजा ऑफिशियल रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि इजुमी और कुकुरी दोनों ही मिसिंग है। तो फिर उन्हें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। और फिर उसके बाद इजुमी कुकुरी के गले से एक और मेमोरी क्यूब निकालती है और वो मीका को देते हुए बोलती है
कि टाकेई की मदद करो, यानी कि इस बच्चे की मदद करो। और फिर जब वो मेमोरी क्यूब ले करके वो फाइल्स को खोलने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लगता है कि किसी कारण से वो फाइल लॉक्ड है। और फिर मीका यायोई को उन्हें क्रैक करने को बोलती है और यायोई बोलती है कि ठीक है वो कर देगी। और फिर वो आगे बोलती है कि लेकिन तुम्हारे पास अभी डील करने के लिए एक और प्रॉब्लम है कि जो सर्च पार्टी क्योका ने भेजी थी वो तुम्हारे लोकेशन पर आ चुकी है। और फिर ये सुनकर के मीका बोलती है कि ठीक है चलो मैं देख लूंगी। और फिर वो एक प्लान बनाती है और गिनोजा को बोलती है कि कुकुरी को वो अपने साथ लेकर के चला जाए और इजुमी को ले करके उन सभी लोगों के पास जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर जब मीका इजुमी को ले करके उन सभी लोगों के पास आती है तो हम देखते हैं कि उन सभी की अगुवाई कर रहा होता है हमारा प्यारा सन की डॉक्टर टाडाओ। और फिर वो इजुमी को देख करके मीका की तारीफ करने लगता है कि उसने किस तरीके से इसे ढूंढ लिया। और फिर उसके बाद हम उन लेटेंट क्रिमिनल्स को देखते हैं जो कि टाडाओ के साथ इजुमी को पकड़ने के लिए आए होते हैं और वो इजुमी को देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, इतना कि वो उसके ऊपर पानी की बोतलें फेंक कर मारने लगते हैं। और ये देख करके पहले तो मीका उन्हें शांत करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं होते और फिर एंड में वो अपना डोमिनेटर निकाल लेती है जिसे देख करके वहाँ खड़े सबकी हालत पतली हो जाती है और फिर सब शांत हो जाते हैं। और फिर वो आगे बोलती है कि इजुमी हमारी कस्टडी में रहेगी। और ये सुनकर के टाडाओ बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमारा रूल चलता है। और फिर जैसे ही डॉक्टर साहब ये बात बोलते हैं वहाँ पर खड़े सभी क्रिमिनल्स मीका और इजुमी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये देख करके मीका जैसे ही उनके ऊपर अपना डोमिनेटर तानती है वो देखती है कि उनका साइकोपास 99 होता है जो कि नॉर्मल माना जाता है और डोमिनेटर कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। और फिर डॉक्टर उन दोनों से बोलता है तुम लोग हमारे काम के बीच में आ रही हो। और फिर हम वहाँ के लेटेंट क्रिमिनल्स को बात करते हुए सुनते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर हमने इन दोनों को नहीं मारा तो हमारा साइकोपास बहुत ज्यादा क्लाउडी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इजुमी के साथ साथ अब मीका की भी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है। और जैसे ही हमें लगता है कि अब ये सारे लोग मीका और इजुमी को पीट कर यहीं पर मार देंगे, इतने में ही इजुमी अपने पास से एक स्मोक ग्रेनेड निकालती है और वहाँ पर फेंक देती है जिसके कारण उस पूरी जगह में धुआं हो जाता है। और इसका फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओमेई ने ये देख लिया होता है कि किस तरीके से यायोई हैकिंग कर रही है और अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही है और ये देख करके वो यायोई को धर लेती है। और अब जाकर के हमें पता लगता है कि ये सभी इन चारों का पहले से ही प्लान था। और वहाँ पर हम कुरामासा को भी देखते हैं और फिर वो यायोई को बताता है कि किस तरीके से उन्होंने ही इजुमी को भागने दिया था ताकि इंस्पेक्टर उसे ढूंढने के लिए वहाँ जाए और फिर वो कुकुरी को पकड़ सके, यानी कि वो सभी उस बच्चे के पीछे होते हैं। और फिर वो आगे बोलता है कि किस तरीके से उसे पहले ही पता लग गया था कि यायोई कुछ तो गड़बड़ कर रही है क्योंकि एक इंस्पेक्टर अपने इन्फोर्सर को दुश्मन के हाथों ऐसे ही खुले आम तो नहीं रख सकती है, तो कुछ न कुछ तो चल रहा था। और अब कुरामासा को पता चल चुका है कि क्या चल रहा था। और फिर उसके बाद ओमेई यायोई को एक इंजेक्शन दे करके बेहोश कर देती है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकाने चीफ कासे को सारी बात बताती है कि किस तरीके से अटारू टाकाटा गायब हो चुका है और उसका लिंक इजुमी के साथ था। और वो आगे बताते हैं कि किस तरीके से एक लेटेंट क्रिमिनल यानी मोमोका कुकुरी यानी कि टाकाया कुकुरी की माँ मर चुकी है और ये चीज बहुत सारे राजों को समेटे हुए है, तो हमें आओमोरी जाकर के वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना होगा। और ये सुनकर के चीफ कासे बोलती है कि अगर तुम लोग टकाडा को पकड़ लो और उसका बयान ले आओ तो मैं तुम्हें वहाँ जाने दूंगी। और फिर ये सुनकर के अकाने टकाडा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीका और इजुमी वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी इजुमी उन सभी लोगों को चिल्ला कर अपनी तरफ बुलाने लगती है। और ये देख करके मीका जैसे तैसे इजुमी को लेकर के भागते हुए जाकर एक जगह पे छुप जाती है। और फिर वो इजुमी से पूछती है वो तुम्हारे ऊपर पागलों की तरह टूटने वाले थे, फिर भी तुम उन्हें बुला रही थी, पागल हो चुकी हो क्या? जिस पर इजुमी बोलती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो कुकुरी को बचा सके क्योंकि मोमो का कुकुरी अब इस दुनिया में नहीं है और उसे किसी भी हालत में टाकेया को बचा नहीं है। और फिर ये सुनकर के मीका बोलती है ओ अच्छा, तो इसीलिए तुम यहाँ से उतनी दूर टोक्यो आई थी। और फिर ये सुनकर के इजुमी हाँ बोलती है। और फिर मीका बोलती है कि ये बात अगर तुम हमें पहले बता देती तो ये चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती। और फिर उसके बाद मीका गिनोजा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करती है और वो दोनों कन्वर्सेशन करने लगते हैं कि किस तरीके से माहौल थोड़ा खराब हो चुका है। और फिर गिनोजा बोलता है कि अभी तक यायोई ने भी कोई बातचीत नहीं की है, तो इसका मतलब ये है कि यायोई को उन लोगों ने पकड़ लिया है। और फिर वो आगे बोलता है कि अब जब तक हम नहीं मिलते हैं तब तक हम कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन यूज नहीं करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि ये दोनों आपस में वीडियो कॉल खेलें और वो सारी बातें क्योका और उसके चेलों के बीच चली जाएं।
और फिर कॉल काटने के बाद गिनोजा कुकुरी को देखता है जो बेचारा थोड़ा डरा हुआ होता है, और फिर उसे देख करके गिनोजा उसे एक चॉकलेट बार देता है और बोलता है इसे खा लो, क्योंकि जब सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है तो कुछ खा लेना चाहिए, इससे मूड थोड़ा हल्का हो जाता है। और फिर ये बोल करके वो कुकुरी के साथ बातें करने लगता है, और माहौल जैसे ही हल्का होने ही वाला होता है इतने में ही एक उड़ता हुआ भाला उनकी तरफ आकर के लगता है, और हम देखते हैं कि वो भाला टडाओ का होता है। और वो गिनोजा से बोलता है कि अरे वाह, तुमने इस बच्चे को ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया, लाओ इसे मुझे सौंप दो। और ये सुन करके गिनोजा बोलता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, और जिस पर टडाओ अपना भाला निकालते हुए बोलता है कि ये बच्चा एक कीड़ा है और हमें इसे खत्म करना ही होगा, जैसा हमने इसकी माँ के साथ किया, इससे पहले कि ये हमारे काम को खराब कर दे। और फिर वो आगे बोलता है कि लेकिन उससे पहले लगता है कि तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। और ये बोल करके वो भाला लेता है और गिनोजा को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और फिर उस फाइट के दौरान गिनोजा टडाओ को पटकी दे देकर पीटता है और बहुत ही आसानी से उसे हरा देता है। और फिर गिनोजा उसे हराने के बाद रस्सियों से बांध देता है, और हम टडाओ को देखते हैं जो कि डर के मारे बेचारा बेहोश हो चुका होता है। और फिर उसके बाद गिनोजा कुकुरी को वहां से लेकर के निकल जाता है, और फिर वो एक जगह बैठते हैं जहां पर गिनोजा अपने चोट को ठीक करता है। और फिर कुकुरी उससे पूछता है कि तुम्हें चोट लग गई है और तुम इतना सारा दर्द झेल रहे हो सिर्फ मुझे बचाने के लिए, ऐसा क्यों? और फिर ये सुन करके गिनोजा बोलता है कि देखो दोस्त, तुम बहुत स्ट्रांग हो और मैं सिर्फ स्ट्रांग लोगों के साथ ही रहता हूँ। और फिर ये सुन करके बेचारा कुकुरी रोने लगता है, और वो रोते हुए बोलता है कि वो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आंट इजुमी के बिहेवियर में बहुत चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पर वो उस ड्रग की बात कर रहा है कि उस ड्रग के कारण कैसे इजुमी थोड़ी पागल सी हो गई है। तो कुकुरी आगे बोलता है कि किस तरीके से आंट इजुमी के बिहेवियर में चेंज हो रहा है और वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो स्ट्रांग नहीं है। और ये बोल करके वो रोने लगता है, और फिर उसे रोता हुआ देखकर गिनोजा उसे कोगामी के बारे में बताता है कि किस तरीके से उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जो कि अपनी ही मर्जी चलाया करता था, और एक दिन वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया और गिनोजा चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर पाया, और उसके कारण उसके दोस्त का यानी कि कोगामी का सब कुछ छिन गया। और फिर गिनोजा आगे बोलता है कि उस चीज का रिग्रेट वो आज तक अपने मन में लेकर के घूम रहा है, और उसने उसी रिग्रेट को अपना स्ट्रेंथ बना लिया है। और फिर ये सुन करके कुकुरी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा दोस्त अभी भी जिंदा है? जिस पर गिनोजा बोलता है कि हाँ, वो बिल्कुल जिंदा है और एकदम मस्त घूम रहा है, और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैं उससे मिला हूँ। और फिर गिनोजा की ये बात सुनकर हम कंफर्म हो जाते हैं कि कोगामी अभी जिंदा है और वो सिविल सिस्टम के चपेटे में नहीं आया है। और स्पॉइलर अलर्ट देते हुए मैं तुम्हें बता दूं, आने वाली अगली मूवी में या फिर उससे अगली मूवी में तुम्हें कोगामी को देखने का मौका जरूर मिलेगा। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और फिर उन दोनों के बीच जैसे ये कन्वर्सेशन चल रही होती है, इतने में ही हम देखते हैं कि कुकुरी के पास जो मेमोरी क्यूब होता है वो ग्लो करने लगता है, और जैसे ही कुकुरी वो मेमोरी क्यूब निकालता है इतने में ही वीडियो प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाती है। और गिनोजा को ये समझ में आ जाता है कि इस वीडियो में जो इंक्रिप्शन लगा हुआ था या फिर कह सकते हैं कि जो लॉक लगा हुआ था उसका पासवर्ड कुकुरी का साइको पास था। यानी कि गिनोजा से बात करने और रोने के कारण कुकुरी का साइको पास अब बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो गया था, यानी वो एक तरीके से काम स्टेट में पहुंच चुका था, और फिर जिसके कारण वो मेमोरी क्यूब अनलॉक हो गया। और फिर उस वीडियो में हम देखते हैं कि इजुमी ये बताती है कि किस तरीके से उसके बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पर लाया गया था, यानी कि वो यहाँ पर कुकुरी के माँ के बारे में बात कर रही है, और वो बताती है कि किस तरीके से उसके बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पर लाया गया था, और फिर उसी के दौरान उसे कुछ पता चला और उस चीज को छुपाने के लिए उसे मरवा दिया गया। और जिन्होंने उसे मरवाया है वो सब भी लेटेंट क्रिमिनल्स ही हैं, लेकिन वो लोग भी विक्टिम्स हैं। और वो आगे एक्सप्लेन करती है कि उस जगह के सभी लेटेंट क्रिमिनल्स को वहाँ के मैनेजमेंट एक तरीके का हिप्नोसिस ड्रग्स देते हैं, जिसके कारण उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो एक ग्रुप में सोचने लगते हैं, और फिर मैनेजमेंट जो भी उन्हें बोलता है वो वही चीज करते हैं। और फिर वो आगे बताती है कि किस तरीके से मैनेजमेंट ने उसे भी वो ड्रग लेने के लिए बोला है और वो धीरे धीरे उस ड्रग को ले भी रही है। और फिर वो आगे और बताती है कि उसे ये पता नहीं है कि आखिर मैनेजमेंट क्या चीज छुपा रहा है या फिर क्या चीज करना चाह रहा है, लेकिन उसे इतना पता है कि जो भी चीज वो छुपा रही है वो अंडरग्राउंड है, यानी उस जगह पर जहाँ पर वो माइनिंग करते हैं। और उसके बाद तभी वीडियो में कट आता है, और जैसे ही वीडियो दोबारा स्टार्ट होती है हम ये देखते हैं कि इजुमी अपने प्रेजेंट वाले कंडीशन में होती है, यानी वो हल्की सी पागल सी लग रही होती है और वो ढंग से बोल भी नहीं पा रही होती है। और फिर भी वो अपने शब्दों को जोड़ते हुए ये बताती है कि किस तरीके से वो टोक्यो भाग कर जाएगी पुलिस की मदद मांगने के लिए। और इसी दौरान वो ये भी बताती है कि किस तरीके से अब मैनेजमेंट के लोग टाकेया कुकुरी के ऊपर यानी उसके
उसके दोस्त के बेटे के पीछे पड़े हुए हैं उसे भी जान से मारने के लिए। और फिर जब इजुमी यही सारी बातें बोल रही होती है तो हम देखते हैं कि कारासूमा को टाडाओ बेहोश मिलता है और फिर वो उसे लेटेंट क्रिमिनल्स की मदद से उठा करके सेफ जगह पर रख रहा होता है। और फिर इसी दौरान गिनोजा मीका से मिलता है और कुकुरी इजुमी से, मतलब वो चारों एक दूसरे से मिल जाते हैं और उन लोगों का एक बहुत बड़ा संगम हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही सेम वीडियो पुलिस हेडक्वार्टर में अकाने और शियोन भी देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि क्योका एक पर्सन को कॉल करती है और इस सभी सिचुएशन के बारे में बताती है। और ये सुन करके वो आदमी बोलता है, देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर क्या चल रहा है, तुम्हें बस अपना काम करना है, यानी अपना काम करो और ये सब चीजें हटाओ, मुझे ये सब नहीं सुनना है। और अगली बार जब तुम कॉल करना तो मुझे अच्छी खबर मिलनी चाहिए। और ये बोल करके वो कॉल को काट देता है। और जैसे ही वो कॉल कट करता है हम उसके फोन में टकाडा की फोटो देखते हैं जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ होता है और वो मर चुका होता है। और हमें ये पता चलता है कि ये आदमी जो भी है ये इतना पावरफुल है कि इसने टकाडा को मरवा दिया है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वीडियो देखने के बाद मीका ये डिसाइड करती है कि वो अंडरग्राउंड में जाएगी और ये पता लगाएगी कि वहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर वो सूट पहनकर अंडरग्राउंड में इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाती है। और यहाँ बाहर हम देखते हैं कि गिनोजा उन सभी लेटेंट क्रिमिनल्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओमेई यायोई को एक इंजेक्शन देने वाली होती है और वो उसे इंजेक्शन देते हुए बोलती है कि तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम बिना फाइट किए सरेंडर नहीं करने वाली हो। और ऐसे एक्सप्रेशंस को देख करके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और ये बोल करके वो जैसे ही उसे इंजेक्ट करने ही वाली होती है इतने में ही वहाँ पर गिनोजा आ जाता है। और जैसे ही ओमेई गिनोजा को देख करके डिस्ट्रैक्ट होती है इतने में ही यायोई अपने आप को छुड़वा लेती है और ओमेई को एक बहुत ही बढ़िया सा हेडबट देती है जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती है। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीका अंडरग्राउंड में आगे बढ़ रही होती है और तभी उसे अचानक से रेडियो एक्टिविटी की वार्निंग दिखने लगती है। और जब वो आगे और बढ़ती है तो उसे वहाँ पर काफी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दिखाई देते हैं जिन्हें देख करके वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और हैरान हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ टोक्यो में हम देखते हैं कि अकाने और उसके इन्फोर्सर्स को टकाडा की एक गाड़ी के अंदर बॉडी मिलती है और जिसने भी ये किया है वो ऐसा शो कर रहा है कि जैसे टकाडा ने सुसाइड कर लिया है। और टकाडा की बॉडी देख करके हमारे हीरोज थोड़ा सा निराश हो जाते हैं क्योंकि टकाडा ही एक ऐसा आदमी था जो सभी पत्तों को खोल सकता था। तो अब बेचारा वही नहीं रहा है तो ये चीजें थोड़ी मुश्किल होने वाली है। और जब वो सब निराशा में जूझ ही रहे होते हैं इतने में ही उन्हें शियोन का कॉल आता है जिस पर शियोन बताते हैं कि थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे एक नाम पता लगा है जो कि है अकीरा कारासूमा और ये एनर्जी सेक्टर में काम करता है और इसी ने ही आओमोरी में वो फैसिलिटी बनाई है। और जब इजुमी पुलिस स्टेशन आई थी, यानी जब वो पुलिस के प्रोटेक्शन में थी, तो इजुमी को वापस मांगने के लिए यही आदमी पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो में घुस करके चीफ कासे से बात करने आया था और इसी के ही बात करने के कारण इजुमी को वापस वहाँ पर भेजा गया है। यानी इससे हमें ये पता चल जाता है कि जिस आदमी से क्यों का फोन पर बात कर रही थी वो अकीरा कारासूमा ही है। और फिर ये सुन करके अकाने अपने सभी इन्फोर्सर्स के साथ फटाफट मीका के पास जाने का डिसाइड करती है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हम अंडरग्राउंड जगह पर देखते हैं कि मीका उन सभी रेडियो एक्टिव चीजों को एक जगह इकट्ठा करती है और जब वो ये कर रही होती है इतने में ही वहाँ पर क्योका अपने पलटन को लेकर के पहुँच जाती है। और फिर मीका उससे पूछती है कि तो तुम ये सब कर रही थी, जिस पर क्योका बोलती है कि हाँ, हम अंडरग्राउंड में यही सब चीजें करते हैं। और फिर मीका बोलते हैं कि अब तो तुम्हारे लोगों को ये पता चल चुका है कि तुम ये सब कर रही हो। और जैसे ही वो ऐसा बोलती है इतने में ही क्योका एक बटन दबाती है और उन सभी लेटेंट क्रिमिनल्स के हेलमेट खुल जाते हैं और जैसे ही ऐसा होता है वो सभी रेडियो वेव से इन्फेक्ट हो जाते हैं और उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। और ये देख करके मीका हैरान रह जाती है और फिर क्योका आगे बोलती है कि इन सभी का सिर्फ एक ही काम है, वो है बिना कुछ क्वेश्चन किए इन रेडियो एक्टिव चीजों को उठा के लेके आना। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि किस तरीके से ये लोग बस हमारे मजदूर हैं और हम चाहे तो इन्हें कभी भी मार सकते हैं, जो कि उसने किया है। और उसके बाद वो मीका को धमकी देती है कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो क्योका उसका भी हेलमेट खोल देगी और उसकी भी हालत सेम इन्हीं लेटेंट क्रिमिनल्स की तरह हो जाएगी। और ये सुनकर के मीका अपने आप को सरेंडर कर देती है। तो अब अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, तो तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं बता देता हूँ कि जिस जगह पर ये सेंचुरी या फिर ये फैसिलिटी बनी हुई है वहाँ पर पहले एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट था और सेम इसी जगह पर रेडियो एक्टिव वेस्ट को डंप किया जाता था। और फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी और सिविल सिस्टम ने मिल करके एक जॉइंट वेंचर खोला या फिर कह सकते हैं एक जॉइंट ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने इस जगह को बनाया और वहाँ से उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को निकालना शुरू किया। क्योंकि ये रेडियो
एक्टिव एलिमेंट्स इन्वायरमेंट में जाकर के घुल रहे थे, जिसके कारण इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा था। और पहले तो उन लोगों ने रोबोट्स को यूज करने का सोचा, लेकिन हाई रेडियो एक्टिविटी के कारण वहां जाते ही रोबोट्स का मेल फंक्शन हो जा रहा था और रोबोट्स का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ सस्ता तरीका ढूंढना होगा और फिर उन्होंने उन लेटेंट क्रिमिनल्स को यूज करना शुरू किया जो कि यहाँ पर आते थे। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने वो जगह ही इसलिए बनाई थी ताकि वहाँ पर लेटेंट क्रिमिनल्स आए और वो उन लोगों को एक सस्ते मजदूर की तरह यूज कर सके। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तुम लोगों को एक झटका लगना बाकी है और वो झटका बहुत ही बढ़िया है। तो उसके लिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यायोई और गिनोजा उस जगह के सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरीके से हैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर कारासूमा आ जाता है जो कि लोहे का बहुत ही बड़ा भारी आर्मर पहने हुए होता है। और ये देख करके गिनोजा यायोई से बोलता है कि तुम अपना हैकिंग का काम करती रहो और मैं इस आदमी को संभालता हूँ। और ये बोल करके वो बाहर जाता है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है और जो कि देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितना अनफेयर है। और कारासूमा गिनोजा के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हावी होने लगता है और फिर लड़ते हुए कारासूमा गिनोजा को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। और पहले तो गिनोजा अपने रोबोटिक हाथ से वहाँ के वॉल को पकड़ करके बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ग्रिप नहीं बन पाती, जिसके कारण वो सीधे जमीन पर जाकर के गिरता है। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो अपने रोबोटिक हाथ का यूज करता है और वो उसका रोबोटिक हाथ उसके गिरने के इम्पैक्ट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जिसके कारण उसका वो हाथ पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद कारासूमा भी वहाँ नीचे आता है और फिर वो गिनोजा को जान से मार देने के इंटेंशन से उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है और उसके अटैक से गिनोजा अपने आप को बचाने लगता है। और फिर वो कारासूमा के आर्मर के ऊपर चढ़ करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि गिनोजा के अटैक का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसे देख करके कारासूमा एक हंसी हंसता है और फिर वो गिनोजा को पकड़ के हेलीकॉप्टर में दे मारता है और वो उसे हेलीकॉप्टर के साथ ही गिरा करके मारने का प्लान करता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोगों को लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट है और ये मामला यही रफा दफा हो जाएगा। और जब वो ऐसा कर ही रहा होता है तभी उसका रोबोटिक हाथ प्लेन में फंस जाता है, जिसके कारण वो उन हाथों को यूज नहीं कर पाता है और फिर वो अपने आर्मर से निकल करके बाहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी गिनोजा उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे पकड़ता है इतने में ही वो प्लेन उस ड्रोन और उन दोनों के साथ नीचे गिरने लगता है। लेकिन बहुत ठंड होने के कारण वहाँ पर आइस की एक बहुत मोटी परत जम चुकी होती है जो कि उन दोनों और साथ ही साथ उस ड्रोन और हेलीकॉप्टर को पूरी तरीके से जमीन पर गिरने से रोक लेती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही उस हेलीकॉप्टर का इम्पैक्ट उस बर्फ पर पड़ता है तो उस बर्फ में क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्योका मीका को उन सभी लेटेंट क्रिमिनल्स के सामने लेकर के आती है और वो उन सभी को ये बोलती है कि किस तरीके से ये लड़की तुम सभी के साइकोपास के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट करो जो तुम बाकी लोगों के साथ करते हो। और जब वो ऐसा बोलती है तो हम वहाँ के लेटेंट क्रिमिनल्स का रिएक्शन देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। और फिर जैसे ही हमें लगता है कि ये सारे लेटेंट क्रिमिनल्स मीका का खाता खोल देंगे, तभी मीका सारे के सारे पत्तों को पलट देती है और मीका क्योका के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगती है कि किस तरीके से वो लोगों को मैनिपुलेट कर रही है एक ग्रुप थिंकिंग में सोचने के लिए, जबकि वो इस ग्रुप का पार्ट भी नहीं है और वो उन लोगों को बस एक टूल की तरह यूज करती है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। और ये बात सुन करके वहाँ खड़े सारे लेटेंट क्रिमिनल्स चुप हो जाते हैं और अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मीका एक वीडियो प्ले करती है और हम देखते हैं कि ये वही सेम वीडियो होता है जिसमें क्योका ने मीका के सामने ही उस अंडरग्राउंड टनल में आए हुए सभी लेटेंट क्रिमिनल्स के हेलमेट को खोल दिया था और जिसके कारण वो सभी मर गए थे। और साथ ही साथ हमें उसमें क्योका की आवाज भी आती है जिसमें वो बोलती है कि किस तरीके से ये लेटेंट क्रिमिनल्स बस एक टूल है। और जब वो वीडियो प्ले हो रही होती है तो क्योका का चेहरा देखने लायक होता है। और फिर उसके बाद क्योका उन सभी को समझाने की कोशिश करती है कि अरे नहीं नहीं, ये वीडियो तो एआई जनरेटेड है, मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। और फिर तभी इतने में ही वहाँ पर इजुमी आती है और एक रेडियो एक्टिव कंटेनर को उठा करके उन सभी के बीच में फेंक देती है। और फिर मीका उन सभी को बताना शुरू करती है कि किस तरीके से क्योका और यहाँ की मैनेजमेंट इस रेडियो एक्टिव कंटेनर को वहाँ से बाहर निकालने के लिए इन लोगों का यूज कर रहे हैं। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यायोई वहाँ के सिस्टम को हैक कर लेती है जिसके कारण सारे के सारे कम्युनिकेशंस दोबारा से स्टैब्लिश हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर क्योका उन सभी लेटेंट क्रिमिनल्स को समझाने की कोशिश करती है और समझाते हुए हम इस मूवी में पहली बार क्योका के चेहरे पर इतना सारा टेंशन देखते हैं।
और फिर मीका उससे बोलते हैं कि इतना टेंशन क्यों ले रही हो, आओ मैं तुम्हें इस डोमिनेटर से ही खत्म कर दूं। और ये बोल करके वो अपना डोमिनेटर निकालती है और उसके ऊपर तान देती है और हम देखते हैं कि उसका क्राइम कोफिशिएंट 421 होता है और क्योका मीका के हाथ में डोमिनेटर देख करके डर के मारे भागने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और मीका उसके ऊपर शूट करती है और क्योका वहीं पर फट जाती है और अब जाकर के मीका को चैन मिलता है। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम गिनोजा और कारासुमा के बीच में 1-on-1 फाइट देखते हैं, लेकिन अब भी ये फाइट इक्वल की नहीं होती क्योंकि इस समय गिनोजा का एक हाथ गायब होता है और उस फाइट में कारासुमा गिनोजा के ऊपर भारी पड़ने लगता है और तभी उसे यायोई का मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन रिस्टोर हो चुका है और ये जान करके गिनोजा अपना डोमिनेटर निकालता है और कारासुमा के ऊपर शूट करने के लिए उसके ऊपर एम करता है, लेकिन तभी कारासुमा उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसके कारण गिनोजा को उसके ऊपर शूट करने में परेशानी होने लगती है और फिर वो गिनोजा के हाथ से उसके डोमिनेटर को छटक देता है और जिसके कारण दोबारा से गिनोजा और कारासुमा के बीच में 1-on-1 फाइट शुरू हो जाती है और जिसमें कारासुमा गिनोजा के ऊपर फिर से भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी गिनोजा अपना डोमिनेटर उठाकर उसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कारासुमा उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है। इतने में ही वहाँ की बर्फ टूट जाती है जिसके कारण वो प्लेन नीचे ग्राउंड में जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि उसके चपेट में कारासुमा भी आ जाता है और वो बेचारा हवा में लटक रहा होता है। इतने में ही गिनोजा उसके ऊपर डोमिनेटर तानता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ। और वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि फाइट के दौरान कारासुमा उसे पीटते हुए बोलता है कि किस तरीके से वो दोनों सेम है और उन दोनों को ही सोसाइटी ने अलग थलग कर दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर गिनोजा ऐसी बातें बोल रहा है। और फिर जैसे ही कारासुमा ये देखता है कि गिनोजा ने उसके ऊपर डोमिनेटर तान दिया है और फिर ये देख करके कारासुमा गिनोजा से बोलता है, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा सिस्टम के ऊपर से और जो वहाँ काम कर रहे हैं उन सभी से तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा क्योंकि तुम मेरी तरह ही हो, बस एक लेटेंट क्रिमिनल। और ये बोल करके वो गिनोजा के शूट करने से पहले ही अपना हाथ छोड़ देता है जिसके कारण वो भी जमीन पर नीचे गिरने लग जाता है और जमीन पर गिरने के कारण कारासुमा की वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्योका के मरने के बाद वहाँ के सारे लेटेंट क्रिमिनल्स पागल हो जाते हैं और अब उनका अगला टारगेट बन जाती है मीका और फिर उन सभी से बचने के लिए वो दोनों सैंक्चुअरी के बाहर भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे लेटेंट क्रिमिनल्स की फौज भाग रही होती है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से कुछ लेटेंट क्रिमिनल्स टाडाओ को पकड़ पकड़ कर पीट रहे होते हैं और ओमेई अभी भी बेहोश पड़ी हुई होती है और इतने सारे केओस के कारण वहाँ का स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाता है और ये देख करके सिस्टम अपने आप एक गैस रिलीज करता है जो कि हमें पता नहीं कि कौन सा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद एक स्लीपिंग गैस है या फिर लोगों को शांत करने वाला कोई गैस होगा। और फिर जैसे ही मीका भागते हुए बाहर की तरफ आती है तो वो देखती है कि अरे यहाँ तो हेलीकॉप्टर है ही नहीं और ये देख करके वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके डरने का एक रीजन भी है क्योंकि उसके पीछे लेटेंट क्रिमिनल्स की फौज दौड़ रही है और जैसे ही वो सारे लेटेंट क्रिमिनल्स बाहर आके उन सभी को पीट पीट कर मारने ही वाले होते हैं, इतने में ही अकाने वहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर लेकर के पहुँच जाती है और वो सभी उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और फिर वो वहाँ से बच करके निकल जाते हैं। और फिर उस हेलीकॉप्टर के अंदर अकाने मीका को बोलती है कि उसे आने में थोड़ा टाइम लग गया, जिसके लिए वो माफी मांगती है और फिर वो आगे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर मीका बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस यहाँ पर एक आदमी है जो कि इन सभी चीजों का कारण है, लेकिन वो बच करके निकल गया और अब समय है उससे हिसाब बराबर करने का। और फिर उसके बाद जैसे ही वो ये बोलती है तो इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि मीका सुजीगो के पास खड़ी होती है और सुजीगो उससे बोलता है अब तो सब मामला सुलझ गया है तो तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर मीका बोलती है कि अरे बस थोड़ी बहुत बातचीत करने, और ये बोल करके वो उसके ऊपर अपना डोमिनेटर तानती है और हम देखते हैं कि उसका क्राइम कोफिशिएंट 0 निकलता है और 0 तो किसी भी इंसान का नहीं हो सकता है। तो अब जाकर के हमें पता चलता है कि ये सुजीगो भी सिविल सिस्टम का ही एक पार्ट है, यानी कि ये चीफ कासे की ही तरह एक रोबोट है। और यही था दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट।
और जब मीका को ये पता चलता है तो उसे कुछ ज्यादा हैरानी होती नहीं है। और फिर सुजीगू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता लगा कि अंडरग्राउंड में क्या था, जिस पर मीका बोलती है कि हाँ, उसके अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट था। और फिर आगे वो बताना शुरू करता है कि किस तरीके से जब पहले वहाँ पर पावर प्लांट था तो उसका मेंटेनेंस बहुत ही बेकार तरीके से हुआ और फिर वो लोग उस रेडियो एक्टिव वेस्ट को वहीं पर छोड़ के चले गए, जिसके कारण वो धीरे धीरे इन्वायरमेंट को पल्यूट करने लगा और इसी कारण से उन्होंने वहाँ पर वो सेंचुरी बनाई थी। और फिर उसके बाद उस वेस्ट को अच्छे से डंप करने की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। और फिर ये सुन करके मीका गुस्से में बोलती है तो क्या इसके कारण लोगों को मारना जस्टिफाइड है। और ये सुन करके सुजीगो बोलता है कि अगर ये बात लोगों के सामने लीक हो जाती तो हमारे फॉरेन रिलेशनशिप खराब हो जाते और फॉरेन के लोग हमारे ऊपर बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसीलिए हमें बिग पिक्चर देखनी थी, यानी कि पैसा देखना था। तो इसीलिए उन्होंने लोगों की जान की कोई भी परवाह नहीं की। और फिर सुजीगो उससे आगे पूछता है तो तुम्हें अब सब कुछ सच पता लग गया है, तो क्या तुम पब्लिक को जाकर के बता दोगी। और ये सुनकर के मीका बोलती है कि नहीं, क्योंकि एक सिस्टम को चलाने के लिए एक ऑर्डर का होना जरूरी है, भले ही वो सिस्टम कितना भी ज्यादा खराब क्यों ना हो, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बताएगी। और वो आगे सुजीगो से बोलती है कि मुझे गारंटी दो कि इजुमी और टाकेया सेफ रहेंगे। और ये सुनकर के सुजीगो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी जुबान देता हूँ, उन दोनों को कुछ भी नहीं होगा। और फिर ये बोल करके सुजीगू उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन मीका उसका कॉलर पकड़कर बोलती है पता है तुम्हारी गलती के कारण कितने सारे मासूम लोगों की जिंदगी खराब हो गई, तो कम से कम तुम इतना तो डिजर्व करते ही हो। और ये बोल करके वो सुजीगो को एक बहुत ही जबरदस्त चाटा मारती है। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मीका, गिनोजा और टाकेया इजुमी से रिकवरी सेंटर में मिलने के लिए जाते हैं और हम देखते हैं कि अब इजुमी काफी अच्छा फील कर रही होती है। और फिर टाकेया इजुमी से बोलता है कि आप जल्दी ठीक हो जाइए, मुझे आपके साथ रहना है। और फिर ये सुन करके इजुमी थोड़ा सा भावुक हो जाती है। और फिर इजुमी से मिलने के बाद वो तीनों बाहर आते हैं और टाकेया, गिनोजा और मीका से पूछता है कि आखिर आप लोगों ने हमारी मदद क्यों की, जिस पर मीका बोलती है क्योंकि हम जस्टिस के लिए लड़ते हैं। और उसके ये बोलते ही यही खत्म हो जाती है ये मूवी। और वैसे तो हम शेड्यूल में अब साइको पास की अगली मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें कोई और एनिमे या कोई और एनिमे रिलेटेड मूवी देखने का मन है तो तुम उसे कमेंट कर सकते हो और मैं उस एनिमे को तुम लोगों के सामने पेश कर दूंगा। तो तब तक के लिए आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।